तो यहाँ दिया हुआ है 21 to question number 25. In the following questions, a grammatically correct and meaningful sentence is given, which is divided into 5 parts, where the first part is fixed and highlighted. In the remaining parts of the sentence, namely A, B, and C, and D, you have to arrange the 4 parts to make a contextually and grammatically meaningful sentence. In no such rearrangement is possible, mark E as your answer, that is no rearrangement required. इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखें आप, जिसमें दिया हुआ है ए, द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल। क्या दिया हुआ है? द मर्जर ऑफ द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल, दिखा आपको? Yes, sir. दिखा? Yes, sir. So in the following questions, a grammatically correct and meaningful sentence given, which is divided into 5 parts, where the first part is fixed and highlighted. In the remaining parts of the sentence, namely A, B, C, and D. ठीक है? तो first part तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल, एक मिनट ये हटा देता हूँ यहाँ पे। द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड इंडस टावर्स विल क्रिएट टावर कंपनी। अब क्या करना है इसमें आपको? इसको रीअरेंज करना है। कौन सा अरेंज करना है आपको? ACBD C वाला A, B, C, D, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों को अरेंज करना है आपको। C होगा। और आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, जैसे जो A, B, C, D जो सीक्वेंस में दिया हुआ है, इसमें एरर नहीं है, जो दिया है बिल्कुल सही दिया है। तो अब क्या मार्क करना है? ई ऑप्शन, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, मतलब जो दिया है सही दिया है। आपको ये पता है, ये तो सही लग नहीं रहा ना? द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड इंडस टावर्स विल क्रिएट टावर कंपनी। नो ये सही है क्या? नो सर, नहीं है। तो फिर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? पहले बी सी डी है, पहला ऑप्शन है। ACBD, बी ऑप्शन है सी डी सी बी डी है, सी ऑप्शन है ए सी बी डी, और डी ऑप्शन है डी सी बी डी सी ए बी। सी ऑप्शन और सी ऑप्शन राइट। क्या आएगा आपके हिसाब से? C सी दिया है, ए सी बी डी, ए सी बी डी। द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल एंड इंडस टावर्स विल क्रिएट, क्या क्रिएट करेंगे? ए सी क्रिएट द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टावर कंपनी। बिल्कुल सही है, नो एरर, यही आएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? क्यों आएगा? No, sir. नो किसी को भी लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, कुछ और ऑप्शन आना चाहिए आपके हिसाब से? तो बताओ, फिर मैं करेक्शन बताता हूँ क्यों आएगा ऐसा। No sir। No, sir. क्यों आएगा? पहले द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल, और आपको क्या करना है? क्या करना है? द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल, ये क्या हो गया? मर्जर है, मतलब मर्ज करते हैं ना कंपनी, दो कंपनी को, भारती इंफ्राटेल, और दूसरा मर्ज किसको करेंगे? तो वहां पे क्या आना चाहिए आगे? एंड, इंडस तो वो दिया हुआ है सी में, एंड इंडस टावर्स, ये दूसरा है। विल क्रिएट, क्या क्रिएट करेंगे वो लोग? द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, और क्या करेंगे? सेकंड लार्जेस्ट क्या? सेकंड लार्जेस्ट टावर कंपनी। टावर तो कंपनी। परफेक्ट आंसर है वो, क्या आएगा? सी। पहला आएगा क्या? ACBD A, then C, then B, then D, ACBD। ये कौन सा ऑप्शन है? सी में, तो सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को? No, sir. तो सी इज द राइट आंसर, ACBD। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। अपकमिंग विजिट टू इंडिया, द लॉन्ग अवेटेड ट्रेड एग्रीमेंट ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपीयर टू बी ऑफ द टेबल। कैसे अरेंज करोगे? CABD क्या आएगा पहले? C A B D
देखो ये क्वेश्चन है और ऑप्शंस ये हैं आपके पास, तो एक साथ दिखाता हूँ बी आपको। ऑप्शन। अब दिखेगा आपको एक साथ। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। बी आएगा, बी बी डी सी ए। 20 और कौन सा क्वेश्चन है? 22 ना? क्या आएगा आपके हिसाब से? बी वाला है। बी वाला। बी। सर बी। बी क्यों आएगा बी? बी में क्या है? BDCA, बी मतलब द लॉन्ग अवेटेड ट्रेड एग्रीमेंट, बी। फिर डी अपीयर्स टू बी ऑफ द टेबल, डी। देन सी क्या है? ऑफ द टेबल ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपकमिंग विजिट टू इंडिया, ऐसा। यहां से शुरू क्यों किया? बी से शुरू क्यों किया? पहला बी क्यों आएगा? पहले तो ये बताओ। देखो पहले इसमें ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। DABC, डी से शुरू हो रहा है। बी वाले में BDCA, बी से शुरू हो रहा है। सी वाले में सी से शुरू हो रहा है, CDAB, और डी वाले में ए से शुरू हो रहा है। यहाँ आपको एक फायदा मिल रहा है कि अगर आपको एक बार श्योरिटी हो गई कि पहला बी आएगा तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका वो सही चला जाएगा आंसर, राइट? यस सर। तो अब क्या आएगा आपके हिसाब से? बी ठीक है, सॉरी। क्या आएगा आंसर इसमें? क्या आएगा? कोई डाउट किसी को बी में? BDCA में कोई डाउट है किसी को? नो सर। BDCA में कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है क्या? कुछ बोल नहीं रहे हो, आपका आवाज आ रही नहीं आ रही? मुझे बता दो। नो हाँ सर आ रही है आवाज। आ रही है ना? ये आंसर होगा ना? ये BDCA, यस सर। ठीक है। 23rd का बताएं क्या आएगा? 23rd क्या आएगा? Leaders of the railway employees organization elect that the government wants to hand over the rail infrastructure to the private operator for financial benefits. सर नो रीअरेंजमेंट। सर नो No रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ई E, आएगा। no rearrangement required. Leaders of the railway employees organization जो है elect, उन्होंने आरोप लगाया that the government wants to hand over the rail infrastructure को hand over करना चाह रहे हैं to the private operators for financial benefit. No rearrangement required. सही है आपके हिसाब से? यस सर। Right. तो इसका आंसर क्या होगा? No No rearrangements required. ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है मोबाइल से। China has not yet given India the go-ahead to send the coronavirus hit Wuhan aircraft with medical supplies. सर बी ऑप्शन। बी ए बी डी सी। ABDC, मतलब सिर्फ वो C और D में कंफ्यूजन हो, बस बाकी A और B प्रॉपर है। China has not yet given India the go-ahead to send an aircraft with medical supplies to coronavirus hit Wuhan. ABDC को। ABDC, तो वो चाइना नाउन से शुरू होता है। इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीज अलग से। आप याद दिला देना, कल क्लास होगी ना हमारी, तो कल मैं आपको अलग से बता दूंगा इसको कैसे कल करा जाता है। एग्जाम है ना? कल एग्जाम है सर। एग्जाम है ना? तो देखो नॉर्मली अगर ऐसा आएगा तो यहाँ तो दिक्कत होती नहीं ABCD वाले, क्योंकि ये आपका पैटर्न हो गया SSC का। ठीक है, अभी बैंकिंग में भी ऐसे ही आने लगा। पहले बैंकिंग में क्या करते थे कि पहले 5 या 6 लाइन लिख दी जाती थी और उसके बाद सबसे अरेंज करना पड़ता था। तो मैं काम करूंगा, मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा पूरे ग्रुप में।
ओके ठीक है। चलेगा सर। कैन प्लेटफॉर्म मेरी कंपनी थी, उसके थ्रू वीडियो बना हुआ था, मैं उसके थ्रू आपको जो वीडियोज है मेरे वो भेज देता हूँ दोनों, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करा जाता है रीअरेंजमेंट। यदि डायरेक्टली 5-6 लाइनें 7 लाइनें दी जाती थी, 5 अरेंज करना पड़ता था उसमें। ठीक है, तो वो सीख लोगे आप वहां से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉपर समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, नॉर्मली अब ऐसे आ रहे हैं एग्जाम्स में, और ये चीज सेम आपको जो है एसएससी और एनडीए में भी ऐसे ही आता है आजकल। तो क्या आएगा इसका आंसर? ABDC ए बी DC डी सी, मतलब बी इज द राइट आंसर आपके हिसाब से, राइट? हाँ yes सर। ए बी डी सी, ओके। नेक्स्ट, mammals and birds move from with a change in season, meaning one country to another in search of food and shelter and for breeding. सर डी ऑप्शन आएगा, BACD। BACD, CD। क्यों? sir ACDB ACBD ACBD, क्यों? सर BACD होगा। ACDB। DACB तो है ही नहीं बेटा, DABC है ऑप्शन में। BACD चलो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है कि नहीं जो आप बोल रहे हो? फर्स्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। डी, कितने लोग डी आ रहा है? D हम्म? D आ रहा है BACD सर डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन, BACD। D मतलब with the change in season, many mammals and birds mammals and birds move from one one country country to another country in search of food Food and and shelter shelter. and for breeding. Very good, सही है। तो क्या आंसर आएगा? डी, D DACD। DACD। कोई डाउट किसी को इसमें? no, sir ओके, नाउ ये रीअरेंजमेंट समझ में आया कैसे करा जाता है? no, Yes. sir. यस सर। ओके, अब यहाँ पे 26, 30 जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको पता नहीं लास्ट क्वेश्चन है ये, और हाँ, इसके बाद सर। मैं आपको बताऊंगा कि हमको जो पेपर में जो आपको जो अप्रोच रखना चाहिए, मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कैसे एग्जाम निकाला जाता है इंग्लिश का, है ना? कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, किस पे स्ट्रेस देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए, वो फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक पूरा फुल पेपर आपको सॉल्व करा दिया तो आपको आइडिया हो गया पेपर कैसे करा जाता है। इतना आइडिया हो गया आपको पेपर सॉल्व कैसे करते हैं, कैसा आता है पेपर आपको, सो दैट आप एग्जाम में देखोगे तो आपको नया नहीं लगेगा कि ये पता नहीं क्या आप पूछ दिया है उन्होंने। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? क्या क्या पढ़ा? एक पैसेज आता है, पैसेज में क्या क्या आता है? 5 क्वेश्चंस और हाँ, para jumbles हाँ नहीं वो नहीं आता ना। antonyms synonyms हाँ एंटोनिम सिनोनिम्स आता है। एंटोनिम सिनोनिम्स अलग से आता है जैसे एसएससी में आता है या बैंकिंग का अलग पैटर्न है? paragraph related आएगा हाँ, यहाँ पे क्या होता है, पैराग्राफ में जो वर्ड पूछा जाता है उसके हिसाब से आंसर्स होते हैं, जबकि डायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम नहीं पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। yes यहाँ पैराग्राफ में बोल्ड करके दिया जाता है, उसी का पूछा जाता है। कई बार क्या होता है खाली सिंगल वर्ड होता है, कई बार मुहावरे भी दिए रहते हैं उसमें, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसका मीनिंग पूछा जाता है इस सेंटेंस में यहाँ क्या मीनिंग होगा। correct ठीक है, sentence आएगा और कई बार पूछा जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ का टॉपिक क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उस पर कभी टिक नहीं मारने का, पूछो क्यों, क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व करने का, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और कई बार सर, वहाँ पर उसको- टाइम नहीं होता है। उसको context भी बोलते हैं ना हाँ, किस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देना है ना आंसर, तो सारे आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देना है। तो पैराग्राफ में ये पढ़ा आपने, और क्या पढ़ा आपने? correct sentence find out करने का करेक्ट सेंटेंस 2 टाइप के थे आपके, किस टाइप के? एक तो ग्रामेटिकली करेक्ट और दूसरा स्पेलिंग करेक्ट। spelling correct yes ठीक है, तो और स्पेलिंग करेक्ट कैसा आता है? डायरेक्ट स्पेलिंग पूछी जाती है क्या, वर्ड लिख करके इसी स्पेलिंग क्या सही है, जैसे एसएससी में पूछा जाता है, ऐसा पूछते हैं क्या?
आता ना पूरा घूम जाता है, देखो पूरा घूम गया अभी, जब भी आता ना ये पूरा घूम जाता है। हेलो, आ रहे हैं आप? आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं सर। हाँ सर। हेलो, तो ब्रेक हो रहा है सर आवाज। ब्रेक हो रही है आवाज। ब्रेक हो रही है अभी, हो नेट का रही इशू है। होता है, देखो ना नेट का चल रहा है, मेरा आवाज में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नेट में ये हो रहा है। क्या आवाज? आवाज आ रही नहीं आ रही आप लोग को? आ रही है सर, अभी आ रही है। अभी आ रही है ना? चलो ठीक। तो ये वी एट दिस क्वेश्चन 26 to 30। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक पैराग्राफ पढ़ा। पहले तो पैराग्राफ पे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट पे बेस पे पूछे जाते हैं, और बाकी जो 2 क्वेश्चन होते हैं या तो इडियम फ्रेजेस या फिर जो एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाता है उसके ऊपर रहता है, ठीक है। या फिर पूरे पैराग्राफ का पूछा जाता है कि मतलब टॉपिक क्या होना चाहिए था, बेस्ट टॉपिक क्या हो सकता है इसमें से। दूसरा हमने पढ़ा क्या है, ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर पढ़ा मतलब उसमें क्या होता है, हैज, हैव, हैड, वुड बी, शुड बी, कुड बी, ऐसे ग्रामर वाले एरर पूछे जाते हैं जो टेंसेस बेस पे होते हैं। तो हमारे ऑलरेडी वीडियोज हैं, आप पुराने वीडियोज आप देख लो जाकर टेंसेस वाले, तो ग्रामेटिकल एरर खत्म हो जाएंगे आपके, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। और तीसरा चीज पूछा जाता है स्पेलिंग करेक्शन का। तो स्पेलिंग करेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, जैसे एसएससी में होता है ना, एक वर्ड दे दिया, इससे क्या स्पेलिंग होगी, है ना, और उसके बाद फिर 4 ऑप्शन दे दिया कि कौन सा एप्रोप्रिएट स्पेलिंग है। ऐसा नहीं पूछा जाता। यहाँ कैसे पूछा जाता है, एक लाइन दे दी जाती है, उसमें 4 बोल्ड वर्ड दे दिए जाते हैं। अब उसमें आपके स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो जो वर्ड लिखा गया है वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो। ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे हो सकता है वर्ड, मतलब जहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए वहां पे एडवर्ब डाल दिया, एडवर्ब की जगह नाउन डाल दिया, या एडजेक्टिव नाउन या वर्ब डाल दिया, इस टाइप से कुछ एरर कर देते हैं वहां पे। जैसे वहां पे इजीली की जगह पे इजी कर दिया, जबकि वहां पे होना चाहिए था वर्ड इजीली। समझा आपको? यस सर। तो इस टाइप से आपको स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आता है, आपके ग्रामर एरर के लिए आता है। और सबसे ज्यादा ग्रामर एरर जो आता है, और दूसरा एक तो ग्रामेटिकल हैज एंड हैड वाले एरर होते हैं, एक हो गया आपका नाउन एडजेक्टिव वर्ब वाले एरर होते हैं, एक होता है आपका स्पेलिंग वाले एरर होते हैं, और एक और एरर होता है। वो कौन सा एरर होता है, यदि जो वर्ड दिया गया है आपके पास, ठीक है, जो वर्ड आपको दिए रहते हैं, जो सेंटेंस दिया जाता है आपके जो है उसमें एरर ढूंढने को आता है, तो 3-4 टाइप के आते हैं। एक तो स्पेलिंग चेक करने के लिए, एक होता है आपका ग्रामेटिकल एरर हैज हैव हैड वाले, और दूसरा होता है फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है कई बार, और कई बार एरर भी आता है जिसमें एरर आता है आपका प्रेपोजिशन का। किसका आता है, प्रेपोजिशन का। जैसे कि कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल अपॉन, इस टाइप से वर्ड आते हैं। जैसे लुक ऑन, लुक एट, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक डाउन अपॉन, मतलब लुक के साथ जो जो प्रेपोजिशन आएगा कौन सा अप्रोप्रिएट होगा एज पर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। भाई लुक एट भी होता है, ठीक है, लुक एट द बोर्ड। लुक इनटू भी होता है, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। लुकिंग फॉर भी होता है, आई एम लुकिंग फॉर द जॉब। तो लुक फॉर भी होता है, लुक इनटू भी होता है, लुक एट भी होता है। बट उस पर्टिकुलर सेंटेंस में लुक के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा वो आपको उसमें से ऑप्शन में से ढूंढना रहेगा, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। याद है ना, ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ बताया था मैंने आपको। यस सर। हाँ सर, कल यस सर, याद है। समझा आपको? तो वो सब चीजें आपसे आती हैं। और जो चौथा एरर आता है वो आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस के थ्रू। वो कैसे आते हैं, इसमें नहीं दिया था लेकिन वो आता है कई बार, क्योंकि पूरा कवर कर नहीं सकते ना, 30 ही क्वेश्चन देना होता है उनको, 30 क्वेश्चन में सब कवर करना पड़ता है, सारी चीज तो नहीं पूछ सकते एक साथ वो आपको एक पेपर में। तो तीसरा जो होता है, चौथा जो होता है वो होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले एरर। वो क्या होता है कि आपको बताया था मैंने पहले, जैसे
लिखा हुआ है, ऐसे मान लो कोई भी चीज, अ ड्रैगर ड्रॉन इनटू, और ड्रैगर ड्रॉन इनटू, अब वो ड्रैगर्स के स्पेलिंग DRAGERS कर दिया, DRAGG, ड्रैगर ड्रॉन इनटू कर दिया, तो ऐसे 4 ऑप्शन देगा, ड्रैगर ड्रॉन ऑफ, और ड्रैगन ड्रॉन इनटू, और ड्रैगन ड्रॉन इन, या फॉर, इस टाइप से आपको कर देंगे। आपको देखना पड़ेगा कौन सा एप्रोप्रिएट इडियम है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं, कोई भी इडियम ले लो, जैसे हम लोग बोलते हैं एट द 11th आवर, तो एट द 11th आवर की जगह कर दिया हमने एट द 11 आवर, ठीक है। एट द 11th आवर एक ऑप्शन आ गया, एट द 11 आवर एक ऑप्शन हो गया, एक हो गया एट द 11 सेकंड, एक हो गया एट द 11 मोमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 11th hour 11th आवर वाला। तो आपको वो देखना पड़ेगा कौन सा जो इडियम्स है एप्रोप्रिएट कौन सा है, वो देख के हिसाब से टिक मारना है आपको, ठीक है, समझा आपको। और ये पैरा जंबल था, इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था, जो ABCD वाले जो आ रहे थे ऑप्शन, एक तो इस टाइप से आता है, और दूसरा तरीका कैसा आता है, जो पहले आया करता था कि आपके पास 7 या 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस दे देते हैं, और वो सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना पड़ता है, और उसके बेस पे पूछा जाता है कि इसमें पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा, विच वन इज द फर्स्ट सेंटेंस, विच वन इज द थर्ड सेंटेंस, विच वन इज द फिफ्थ सेंटेंस, विच वन इज द लास्ट सेंटेंस, विच वन इज द सेकंड सेंटेंस। इस तरह से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे, 5 मार्क्स का आता है वो। तो 2 सर टाइप वो से पूछे जाते सेंटेंस हैं। रीअरेंजमेंट का होगा ना सर? वो क्या बोल रहे हो? वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का होगा ना? हाँ, रीअरेंजमेंट की जो अभी पहले कर रहे थे ना हम लोग, रीअरेंजमेंट। अभी क्या छोटे छोटे सेंटेंस आ रहे थे ना रीअरेंजमेंट के इस वाले में। हाँ सर। इसमें कैसा आ रहा था, एक ही लाइन है ना। अभी जो हमने जो एरर सॉल्व किया, हमने सेंटेंस अरेंजमेंट हमने अभी भी किया। देखो आप, ये जो पीछे हमने जो सेंटेंस अरेंजमेंट किया ना, ये अरेंजमेंट ही था, सेंटेंस अरेंजमेंट। लेकिन ये क्या था कि ये सिंगल सेंटेंस था, मतलब एक ही लाइन है जिसको टुकड़ों में कर दिया गया है। और वहां एग्जाम में कई बार क्या होता है, एक लाइन को टुकड़ों में नहीं किया होता है, एक पूरी बात को टुकड़ों में की जाती है, मतलब पैराग्राफ को। समझा आपको? हाँ सर। तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से आता है एग्जाम में। आप एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अभी तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 26 to 30 एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड। मतलब यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, सब में नंबर डले हुए हैं। These numbers are printed below the passage। और ये नंबर जो है ये पैसेज के नीचे दिया हुआ है। एंड अगेंस्ट ईच 5 ऑप्शंस आर गिवन। 5 ऑप्शन दिए गए कि इस ब्लैंक के अंदर क्या भर सकते हो। फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड व्हिच फिट्स द ब्लैंक एप्रोप्रिएटली। अभी आपको समझ में आया क्या करना है आपको। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो बीच बीच में ब्लैंक दिया हुआ है। 26 है ना, 26 ब्लैंक है, 27 ब्लैंक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये 26 वाला ब्लैंक है, ये 26 वाला ब्लैंक है, ये 27 वाला ब्लैंक है, ये 28 वाला ब्लैंक है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जैसे जैसे नीचे जाओगे तो पूरा 30 तक आपको, ये देखो ये 29 वाला ब्लैंक है, ये 30 वाला ब्लैंक है, दिया है आपको। समझा आपको? ये 30 ब्लैंक दिए हुए हैं। और ये देखो आप यहाँ पे, ये 26 के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? एक्सटेंड, ट्रबल, ड्रॉप, ग्रोथ, डिफिकल्ट। 27 के लिए ऑप्शन दिए इंक्रीजिंग, ड्रिफ्ट, रिमूविंग, ड्रॉपिंग, जनरेटिंग। दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ सर। 28 के लिए ऑप्शन दिया मल्टीप्लाइड, कंसर्निंग, डिसअपीयर्ड, सर्टेन, वैनिश। 29 के लिए ऑप्शन दिया प्रपोज, रिकमेंडिंग, इम्प्लाइंग, एक्सप्रेसेस, सजेस्ट। और 30 के लिए ऑप्शन दिया डिक्लाइन, डिटोरिएट, रिजेक्शन, लेसन, रिड्यूस्ड। नाउ एज पर द पैराग्राफ आपको बताना है कि 26 में इन 5 में से कौन सा आएगा, 27 में से इस 5 में से कौन सा आएगा, 28 में से 5 में से कौन सा आएगा, 29 में 5 में से कौन सा आएगा, 30 में से 5 में से कौन सा आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लोज टेस्ट। जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट। उसको बोलते हैं पैरा जंबल। इसके जो पहले किया था हमने वो पैरा जंबल नहीं था, सेंटेंस जंबल। जंबल सेंटेंस था, वो पैरा जंबल भी आता है, सेंटेंस जंबल भी आता है। अभी जो हमने पढ़ा था वो सेंटेंस जंबल था, इसमें पैरा जंबल भी आता है। पैराग्राफ ही पूरा जंबल सेंटेंस में दिया जाता है, और इसे कहते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट, ठीक है। और पैरा जंबल को हम लोग रीअरेंजमेंट भी कहते हैं कई बार, ठीक है। रीअरेंजमेंट में सेंटेंस को तोड़ के बनाया जा सकता है और पैराग्राफ को तोड़ के बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है? एक पैराग्राफ दिया हुआ है,
और इसमें कुछ ब्लैंक्स दे दिए गए हैं, उसको भरना होता है। तो आपका जो प्री में जो एग्जाम में आएगा वो ज्यादातर 5 ब्लैंक वाला ही आएगा, और मेंस में जो आता है वो 10 ब्लैंक वाला आता है, 10 मार्क्स का आता है ये, और ये फिक्स है, ये आता ही है, हर एग्जाम में आता है लगभग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूँ सबसे पहले यही करना चाहिए एग्जाम में जाने से। ठीक है, क्यों बोलता हूँ सबसे पहले करने के लिए? ये बहुत स्कोरिंग होता है, ये मार्क्स मिलते हैं इसमें अच्छे, और चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि हमारा आंसर सही जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मालूम आपको? आपको तो पैराग्राफ पढ़ते हो, पैराग्राफ पढ़ के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना? यस सर। पैराग्राफ टफ होता है या ये क्लोज पैसेज टफ होता है पढ़ने में? क्लोज पैराग्राफ। नहीं, पैराग्राफ टफ होता है, क्लोज पैसेज आसान होता है। हाँ क्लोज आसान होता है, पैराग्राफ टफ होता है। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने में 4 बार पढ़ना पड़ता है, स्पेलिंग बहुत खतरनाक आती है उसमें, वर्ड्स बहुत खतरनाक देते हैं, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आते हैं इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह से, तो थोड़ा दिक्कत होती है उसमें। और ये जो क्लोज पैसेज हमेशा थोड़ा आसान लैंग्वेज में होता है, ये इसके ऑप्शंस भी आसान वाले होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता है। देखो ना वर्ड देखो, आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन देखो 26 का, एक्सटिंक्ट, कौन सा वर्ड है जो आपको लग रहा है मीनिंग नहीं पता है? एक्सटिंक्ट, ट्रबल, ड्रॉप, ग्रोथ, डिफिकल्ट, बहुत आसान वर्ड है। इंक्रीजिंग, ड्रिफ्ट, रिमूविंग, ड्रॉपिंग, जनरेटिंग, है कि नहीं आसान? यस सर। और आपके एग्जाम में भी ऐसे वर्ड्स आएंगे, ये बता दूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा है, ये भी पिछले साल के एग्जाम का पेपर है आपका एसबीआई का, तो आगे एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। तो ये क्लोज टेस्ट के जो वर्ड्स होते हैं ये थोड़े आसान वर्ड्स होते हैं, मतलब टिपिकल नहीं होते, तो डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, एक आध वर्ड को छोड़ के कभी आ जाए ऐसा उल्टा पुल्टा, तो अदरवाइज आपको नॉर्मल वर्ड्स मिलते हैं। और इसमें जो आंसर्स होंगे आपके, जो ऑप्शंस बनेंगे, ये जो ब्लैंक दिए इसके अंदर जो आंसर्स होंगे, कौन से आंसर्स होंगे पता है आपको? जो मोस्ट कॉमन होंगे, जो हम लोग ज्यादातर बात करते हैं ना, वही इसका सही आंसर होता है, मतलब जो आपका दिमाग पहली बार कहेगा ना वही उसका आंसर होगा, ध्यान रखना आप। सर जो सुना हुआ वही होगा ना? हाँ, यहाँ पे सुना चलता है, यहाँ सुना से सुना नहीं मिलता, 100 और 100 मिलता है, यहाँ सुना वाला आंसर ही सही रहता है। ठीक है, तो इसको क्या तरीका होगा सॉल्व करने का? इसके लिए मैं देता हूँ 4 मिनट, 4 मिनट में सॉल्व किया जाता है इसको। कैसे सॉल्व किया जाता है 4 मिनट में? इसको जो है आपको पूरा पढ़ना रहता है। पहले आप पूरा पढ़ोगे, कहां से कहां तक पढ़ोगे? यहां से, ये लिखा बम्बली बीज among the most important pollinators are in dash fuzzy buzzy and they excel at spreading pollen fertilizing many types। ये आपको यहां से लेकर के, और ये 30 दिया है ब्लैंक, ये 30 जो दिया ना, 30 ब्लैंक दिख रहा है आपको? यस सर। ये जो ब्लैंक दिख रहा है 30 ब्लैंक, इसके नीचे भी यहाँ पे 4 लाइनें दी गई, दिया गया है कि नहीं दिया गया है? ये देखो, ये हमारे काम की है क्या? यहाँ तो वो ब्लैंक है ही नहीं, क्या करेंगे? इसको हम स्किप करते हैं, इसको नहीं पढ़ते हम लोग, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, बीच में यहाँ पे 2-4 लाइनें ऐसे दे देते हैं जो काम की नहीं होती हैं, कई बार होता है ऐसा, और उसके बाद अगले पैराग्राफ से ब्लैंक होता है, तो वो सब नहीं पढ़ने का, टाइम बर्बाद होता है हमारा। कुछ चीजें एग्जाम में टाइम पास करने के लिए दी जाती है, टाइम बर्बाद करो, अगर आपको मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा टाइम बर्बाद होगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है बिना ब्लैंक भरे। कैसे पढ़ना है आपको? कैसे पढ़ना है बिना ब्लैंक भरे? कितनी देर में? 1.5 मिनट में। कितने टाइम दोगे आप इसको पढ़ने के लिए? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे एग्जाम में ना टाइम बहुत कैलकुलेटिव होता है, ये 30 क्वेश्चन के लिए हमारा टाइम कितना मिलने वाला है? 20 मिनट्स। तो हमको फिक्स करना पड़ता है भाई कितने चीज में कितने मिनट में करना है हमको। तो ये पूरा बम्बली बीज से लेकर के ये जो आखिरी वर्ड है कौन सा है? ये 2 कॉन्टिनेंट्स लिखा है, सबसे लास्ट लाइन जो साइंटिस्ट एग्जाम में अबंडेंस ऑफ 66 स्पीशीज अक्रॉस द 2 कॉन्टिनेंट्स, यहां तक पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट में आपको ऐसा पढ़ना है कि जहां पे आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आए और आपको आइडिया लग जाए कि इस पैराग्राफ में किस सेंस में दिया गया है। और ये पढ़ते समय क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको? एक पहली चीज, ये पैराग्राफ आपका पॉजिटिव सेंस लेके है या नेगेटिव सेंस लेके है, मतलब कोई पॉजिटिव के बारे में है या कोई नेगेटिव के बारे में। दूसरा देखना है ये सोशल इश्यूज के बारे में है या कोई चीज मतलब साइंस के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, या कोई आपका कोई मतलब किसी के बारे में थ्योरी है, क्या है, वो भी एक आइडिया लगना चाहिए किस बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो किस बारे में बात हो रही है, क्या लग रहा है आपको, किस कैटेगरी में रखोगे इस पैराग्राफ, क्या है ये? एग्रीकल्चर, फार्मिंग। एग्रीकल्चर और थोड़ा साइंस से मिक्स, बायोलॉजी से मिक्स, यही रखोगे ना? यस तो बस आप यहाँ पे वही वर्ड्स आएंगे जो बायोलॉजी में आपने पढ़े हुए होंगे स्कूल टाइम में, वही इसके आंसर्स होंगे।
समझा कि नहीं समझा? आपको कैसे निकालना है, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको? यस सर। मतलब पैराग्राफ का सेंस किस पे चल रहा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो पहले आप इसको, आपको दे रहा हूँ मैं टाइम, 1.5 मिनट में पढ़ो, और 1.5 मिनट में पढ़ने के बाद फिर क्या करोगे, आप इसको फिर भरोगे, दोबारा पढ़ोगे। कितने बार आप कैसा पढ़ोगे? अब भरते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, भरते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, और पूरा 30 तक भर दोगे। कितने मिनट में? नेक्स्ट 2 मिनट में। तो कितने मिनट हो गए टोटल आपके? 3.5। 3.5 मिनट। और 3.5 मिनट के बाद आधा मिनट में पूरा भरा हुआ पढ़ने, एक बार पढ़ के देखोगे कि प्रॉपर मतलब सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं ऊपर वाला कुछ और कहना चाहता, नीचे कुछ और कहना चाहता। भरने के बाद आधे मिनट में पूरा पढ़ना है आपको, जो भरा है प्रॉपर भरा है कि नहीं भरा है। तो टोटल इसको सॉल्व करने के लिए, क्लोज पे सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको? 4 minutes. 4 4 मिनट। मिनट। तो 4 मिनट में आपको 5 नंबर स्कोर करना है। ये बहुत आसान होता है ये, ठीक है। नॉर्मली हमारा गलत नहीं जाता, एक आध गलत हो जाए तो। और कोई अगर बाई चांस हमें अटक रहा हो कि थोड़ा डाउट हो रहा है, क्या करेंगे हम उसको, उस Skip. पर्टिकुलर क्या देंगे। करेंगे हम? स्किप कर देंगे, छोड़- उसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स, आप भर के बताओ क्या आएगा। सही जो तरीका बताया उस तरीके से करना है, ठीक है। करके बताओ मुझे। आंसर जो है ना, जो 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन रॉन्ग है, टाइपिंग है। सर थोड़ा सा स्क्रीन और नीचे 27 तक के हाँ, ऑप्शन सर। दिख रहे हैं। हेलो सर। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो प्लीज नीचे। सर बात कर लीजिए सर। अशोक सर। सर थोड़ा नीचे करो प्लीज। वेट करो ना प्लीज।
आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर, वो थोड़ा नीचे करते, ऑप्शंस नहीं दिख रहे। ओके ओके, वो तो सर आपको पीडीएफ दिया था ना मैंने। एक मिनट रुको, अभी दिख रहा है प्रॉपर? हाँ सर। बस खाली पहला लाइन कट रहा है बस इसमें, बाकी पूरा दिख रहा है। इसमें आपको थोड़ा ग्रामर का भी ध्यान देना पड़ता है, एस आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, वर्ब आएगा, वो भी ध्यान देना पड़ता है कई बार। वो भी देखना, आपको आंसर सही करने में ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। थर्टी वाले का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। 30 वाले का दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा अभी आपको? और डिक्लाइन है, डेटोरिएट है, रिजेक्शन है, लेसन है, रिड्यूस्ड है। और पैराग्राफ का सेंस क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंस है। तो इसमें ज्यादातर वर्ड जो आएंगे सब नेगेटिव वाले वर्ड ज्यादा आएंगे ऑप्शन में से। जैसे यहाँ पे ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है? ग्रोथ पॉजिटिव। तो वो नहीं आएगा। डिफिकल्ट नेगेटिव वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है? ग्रोथ पॉजिटिव वर्ड है सर। नेगेटिव हाँ, है। तो वो नहीं आ सकता आंसर इसमें, क्योंकि पूरा पैराग्राफ का नेगेटिव जा रहा है। डिफिकल्ट नेगेटिव वो आंसर हो सकता है। ड्रॉप क्या है, वो नेगेटिव वो हो सकता है। ट्रबल क्या है, नेगेटिव वो हो सकता है। एक्सटेंड क्या है, खत्म हो जाना, वो भी नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव। बट ग्रोथ कभी नहीं हो सकता आंसर इसका। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूरा पैराग्राफ नेगेटिव में चल रहा है। तो ऐसे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। हो गया सर। हो गया? हो गया? यस सर। क्या आएगा बताओ कुछ। सर फर्स्ट ट्रबल आएगा, फर्स्ट ट्रबल, ट्रबल। दूसरे में? सेकंड ड्रॉपिंग आएगा, ड्रॉपिंग। हाँ सर। Okay. ड्रॉप। तीसरे में? डिसअपीयर्ड। डिसेप्टिव। ओके। सजेस्ट फोर्थ? आएगा, फोर्थ वाला सजेस्ट आएगा। सर 29 का इंक्लाइन आएगा। सी फिर डिक्लाइन, लास्ट वाला डिक्लाइन आएगा। आर्टिकल डिक्लाइन। डिक्लाइन आएगा। फोर्थ वाला एक्सप्रेस या फिर सजेस्ट, दोनों में कंफ्यूजन है। किसमें? फोर्थ 29। 29 में। मैम 2 के बाद कल ही बताया था, याद करो। 2 के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट, एक मिनट सॉरी, फर्स्ट फॉर्म। 2 के बाद क्या आता है? अरे यार, वर्ब यहाँ पे का 2 के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो बताओ, प्रपोज फर्स्ट फॉर्म है या सजेस्ट फर्स्ट फॉर्म है? सजेस्ट। आपको हेल्प मिला ना ये ग्रामर का, है ना? इफ यू आर कंफ्यूज इन 2 थिंग्स देन यू शुड गो फॉर ग्रामर। कि ग्रामर के हिसाब से क्या आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए। 2 प्रपोज्ड होता है या 2 सजेस्ट ज्यादा प्रिपेयर्ड है? क्योंकि सजेस्ट फर्स्ट फॉर्म है और प्रपोज जो है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो अभी हम लोग काम करते हैं, एक बार पैराग्राफ पढ़ाता हूं मैं आपको, अब फिर समझते हैं कैसा आएगा। देखो, बम्बल बीज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम बोलो सर पॉलिनेटर्स का मतलब नहीं मालूम, तो भाई ऐसा पैराग्राफ चलो मैं यहाँ सर बता आपका आवाज कट रहा सर। अभी आ रही है आवाज? यस सर। देखो पॉलिनेटर्स का मतलब हमें पता है, नहीं पता उससे फर्क नहीं पड़ता हमको। बताओ क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बता सकता हूँ पॉलिनेशन ग्रेन्स होते हैं। पॉलिनेटिंग ग्रेन्स मतलब होता है जो बीज यहाँ से उठा करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं ना, बीज वगैरह, उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। लेकिन इतना नॉलेज हर किसी को होगा क्या?
आप हर पैराग्राफ का नॉलेज रख सकते हो क्या, जो भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा? नो No, sir. तो हमको उस वर्ड पे जाना नहीं कि उस वर्ड का मतलब क्या है, हमको क्या करना है यहाँ पे ग्रामेटिकली और बाकी एक ओवरऑल सेंस पता होना चाहिए क्या कहना चाहता है पैराग्राफ, उसके बेस पे भरना होता है कभी भी हमको। हमें पॉलिटिक्स का मतलब नहीं पता तो हमको ढूंढना भी नहीं उसका मतलब। हमें इतना पता है ना बम्बल बीज का, हमें पता है कि आज तक सुना था हमने बम्बल बीज, नहीं सुना ना, वो भी एक कोई चलो इतना समझ में आ रहा है कुछ है वो चीज। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स है कोई आर इन डैश, क्या है वो, किसमें है वो नहीं पता चल रहा मुझे, क्या आर इन किसमें किस चीज में है नहीं पता चल रहा, ठीक है। लेकिन जब पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि क्या और क्या प्रॉब्लम हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स आर इन किसमें है, ट्रबल में है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है ना, पहली लाइन में बता पाओगे क्या इस चीज को, खाली एक लाइन पढ़ के? नहीं सर। अभी समझा आपको, इसलिए डायरेक्ट भरना मत शुरू कर देना तो गलतियां हो जाती हैं। तो बम्बल बीज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिनेटर्स आर इन डैश fuzzy and buzzy. They excel at spreading pollen and fertilizing many types of wild flora as well as crucial agricultural crops like tomatoes, blueberries and squash. But the numbers are dash. नहीं उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं अब वो नहीं पता मुझे, कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा उनके नंबर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेडिंग वगैरह दिया हुआ तो मुझे बढ़ ही रहे होंगे, है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिनेटर्स आर इन किसमें है वो नहीं पता मुझे। फिर न्यू रिसर्च यूजिंग मैसिव data first found that the insects are far less common than they used to be. In North America, you are nearly 50% less likely to see a bumblebee in any given area than you were prior to 1974. अब इसका यहाँ समझ में आ रहा है कि कम हुआ है, यहाँ से समझ में आया मेरे को कहानी कि ये कम हो रहा है, मतलब बम्बल बीज की जो संख्या है वो कम हो रही है, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में आपको? हाँ सर। अब यहाँ समझने के बाद ऊपर का भर पाऊंगा मैं डायरेक्टली ऊपर का भरना चाहता था नहीं भर सकता था, मुझे नहीं पता क्या है बढ़ रहा है कम हो रहा है, बट यहाँ पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि 1974 से अभी का जो रेशियो है 50% कम हो गया है। मोर ओवर सेवरल वंस कॉमन स्पीसीज हैव डैश फ्रॉम मेनी एरियाज दे वर वंस फाउंड, मतलब कभी पाए जाते थे मतलब अभी नहीं है, becoming locally extinct in those places. For example, the rusty patched bumblebee which used to flourish in Ontario is no longer found in all of Canada. In the US, it is endangered. Endangered मतलब खतरे में है वो प्रजाति जो है। In a new paper published this week in Journal Science, researchers used a complex modeling process to dash that their dash is driven in large part by climate change. बस यहीं तक पढ़ना, मुझे आगे का नहीं बताओगे कोई। आगे का थोड़ा बहुत पहली बार में पढ़ सकते हो, जो 1.5 मिनट पहला वाला था ना उसमें पढ़ सकते हो, बाद में नहीं पढ़ना हमको बढ़ते समय। अभी मुझे बताओ यहाँ पे बम्बल बीज क्या है, इनको अभी क्या नेगेटिव सेंस आ रहा है? बम्बल बीज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिनेटर्स आर इन डेंजर आना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन डेंजर वर्ड दिखा नहीं मुझे, ट्रबल तो डेंजर नहीं है, तो आर इन एक्सटिंक्ट बोल सकता हूँ क्या पहला वाला? नहीं। क्योंकि आपने ज्यादातर क्या सुना, दे आर इन ट्रबल या दे आर इन एक्सटिंक्ट या दे आर इन ड्रॉप या दे आर इन ग्रोथ या दे आर इन डिफिकल्ट। ये सेंटेंस के हिसाब से क्या बन रहा है बताओ आप? आर इन के बाद क्या आता जाता है आपके दिमाग में? एक जनरल सेंटेंस में आर इन बोलूं कि ही इज इन ट्रबल, दे आर इन ट्रबल, ऐसे बोलेंगे ना कि दे आर इन एक्सटिंक्ट या दे आर इन ड्रॉप या दे आर इन ग्रोथ, दे आर इन डिफिकल्ट। दे आर डिफिकल्ट हो नहीं सकता, दे आर इन डिफिकल्टी होगा, और होगा भी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दे आर इन डिफिकल्टी होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्टी डिफिकल्टी होगा। दे आर इन डिफिकल्टी, दे आर इन प्रॉब्लम, दे आर इन ट्रबल, यही हो सकता है ना। तो मैंने वही बोला, जो ज्यादा सुना होगा वही इसके आंसर होगा। तो सुना क्या लग रहा है? आर इन के साथ क्या सुना है आपने ज्यादातर? ट्रबल। आर इन ट्रबल, समझा? तो यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट बताएं आप क्या आएगा? 27 में क्या दिया? बट देयर नंबर्स आर डैश। अब नंबर तो आपको पता क्या हो रहा है? ड्रॉपिंग नंबर्स आर के साथ क्या होगा? ड्रॉपिंग। अच्छा, ये ड्रिफ्ट क्यों नहीं होगा? ड्रिफ्ट थर्ड फॉर्म है ना, ईडी लिखा हुआ है ना। हाँ, तो आर के बाद आपका थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं आ रहा। बट देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, ड्रॉपिंग हो सकता है, और नंबर्स रिमूविंग होता है क्या? द नंबर्स आर रिमूविंग, डिक्लाइनिंग भी हो सकता है, डिक्लाइनिंग हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ। बट देयर नंबर्स आर ड्रिफ्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं तो ड्रिफ्ट बाई आगे लगाना चाहिए, सेंटेंस आगे बढ़ेगा तो लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हो। बट देयर नंबर्स आर ड्रिफ्ट बाई समवन, फिर आगे लगाना पड़ेगा कुछ, बट आगे कुछ है ही नहीं। देयर नंबर्स आर ड्रॉपिंग, और इंक्रीजिंग होगा नहीं, क्योंकि सेंस पूरा नेगेटिव का है, डिक्रीज हो रहे हैं, हमें पता है।
तो ड्रॉपिंग हो सकता है, रिमूविंग हो सकता है क्या? नंबर आर रिमूविंग, नंबर्स रिमूव हो रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नहीं और आ रहा नंबर्स आर removing जनरेटेड part। भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, नंबर्स आर ड्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप। अब वो बीच का नहीं पढ़ना फिर आपको, ये न्यू रिसर्च वो पहली बार 1.5 मिनट में पढ़ना है, बाद में क्या करना है, सिर्फ आपको ब्लैंक के आगे पीछे वाले वर्ड पढ़ने पड़ते हैं, सेंटेंस बस। अभी डायरेक्टली आपको यहाँ से पढ़ना है। मोर ओवर several once common species have dashed from many areas they were once found. Disappeared. Disappear. ठीक है, या तो एक्सटिंक्ट आना चाहिए था, डिसअपियर्ड आना चाहिए। मल्टीप्लाइड तो नहीं है ना, बढ़ तो नहीं रहे ना? Vanished आता तो भी डाल सकते थे। हाँ, वैनिश्ड आता तो भी चल जाता है, ईडी लगना चाहिए था वहां पे, क्योंकि हमें यहाँ पे ईडी वाला वर्ड चाहिए, क्योंकि हैव लगा है ना, हैव का वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। स्पीसीज है, वैनिश नहीं हो सकता, वैनिश फर्स्ट फॉर्म है। टू होता तो वैनिश आता है, बट हैव है तो क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वैनिश तो नहीं हो सकता, सर्टेन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पे जो गायब होने के लिए? डिसअपियर्ड। See, disappear. क्या बोल रहे हो? सी डिसअपियर्ड, राइट। नेक्स्ट देखें आप 29। अब 29 के लिए पूरा कहानी नहीं पढ़नी, अब कहाँ पहुंच जाओ सीधे, आखिरी लाइन कौन सी है इसकी? 29 जो शुरू हो रहा है, Modeling. इन अ न्यू पेपर, यहाँ से पढ़ोगे। इन अ न्यू पेपर published this week in General Science, researchers used a complex modeling process to dash. Suggest. क्या आएगा? Suggest. टू। अब टू अगर टू प्रपोज तो हो नहीं सकता, प्रपोज होना चाहिए था। टू रिकमेंडिंग कमिटी होता है, कुछ आगे लगा होता तो अलग बात थी। टू इम्प्लाइंग नहीं हो सकता, टू एक्सप्रेस ये हो सकता है, टू सजेस्ट। Express लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। Suggest. रिसर्चर्स क्या कर सकते हैं? Suggest. रिसर्च वाले क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, सजेस्ट करते हैं? Suggest. सजेस्ट करते हैं। Suggest. Suggest that their dash is driven in large part by climate change. सर वैसे Decline. भी वहाँ एक्सप्रेसेस लिखा हुआ है ना, तो एक्सप्रेसेस नहीं आएगा ना टू के बाद। हाँ, टू के बाद एक्सप्रेसेस आएगा भी नहीं, राइट। तो एक्सप्रेस आना चाहिए था, आता भी तो एक्सप्रेस आता, एक्सप्रेसेस नहीं आता, बात वहीं खत्म हो जाती, ग्रामेटिकली गलत है वो वर्ड। टू सजेस्ट आएगा, वेरी गुड। और लास्ट में क्या आएगा? Decline. That their decline is Decline. driven, that their decline, है ना? That deteriorate तो नहीं हो सकता ना? Deteriorate condition, that their rejection, नहीं। that their lesson, that they are reduced. देखो R होता तो reduce होता है, that they, their के बाद कैसे ला सकते हो? their के बाद सीधे आगे क्या है? their decline. Decline appropriate word है। अच्छा, इसमें एक चीज और कॉमन होता है, ध्यान रखना पड़ता है, जो इसमें ऑप्शंस में दिए रहते हैं ना, जैसे मतलब जो बीच में कहानी में जो वर्ड दिए रहते हैं, उनके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, उनके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक्सटिंक्ट लिखा हुआ है। वैसे हाँ, एक्सटिंक्ट नहीं, एक्सटिंक्ट लिखा मतलब क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो डिक्लाइन के वर्ड मतलब उसके सिनोनिम एंटोनिम कुछ दिया रहेगा ना। डिक्लाइन क्या, डिक्लाइन का उल्टा देखो, यहाँ पे अबंडेंट लिखा हुआ आगे वाले वर्ड में। हैव एक्सपीरियंस मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स, बम्बलबीज आर लेस अबंडेंट। अबंडेंट का उल्टा क्या होता है? डिक्लाइन, कम है। प्लेंटीफुल का भी उल्टा कम होना होता है। तो ये सब वर्ड्स आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है किस टाइप से आएंगे। चलो एनीवे, आपको समझ में आ गया ये पूरा पैराग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है? यस सर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जो आपका जो पहला पैराग्राफ था वो पहले करना चाहिए या पहले ये क्लोज पैसेज करना चाहिए? Close passage. Close. सबसे पहले आपको करना चाहिए क्लोज पैसेज। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हम लोग पहली बार जब हम लोग सॉल्व करना बैठते हैं ना इंग्लिश का, हम लोग मेंटली बहुत फ्री होते हैं, हमारे पास पूरा 20 मिनट टाइम दिखता है हमारे पास, तो हम बड़े शांति दिमाग से 4 मिनट दे सकते हैं इस चीज को। ठीक है, उसके बाद किसको करना चाहिए? Arrangement sentence. रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। क्यों? Paragraph. क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप रीअरेंजमेंट नहीं कर पाओगे, हाँ. इसे रीअरेंजमेंट करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? जो ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, एक एक लाइन पढ़ के जो आंसर निकालते हैं। और सबसे लास्ट में कहाँ जाना चाहिए? Passage. पैसेज पे। क्यों? कि अगर कुछ भी पैसेज में अगर जल्दी समझना है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ के ढूंढना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के मिला तो ठीक, नहीं मिला तो छोड़ भी दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना, पैसेज में भी सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको?
जो बोल्ड लेटर वाला जो वर्ड जो मीनिंग पूछा गया है ना वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको क्या होता है आगे पीछे 2 लाइन पढ़ी आंसर दे देना चाहिए। बताता हूँ कैसे करना था इसको। ओके, यहाँ पे देखो एक ही बोल्ड लेटर दिया हुआ है, डेडलीस्ट। ठीक है, दिस इज व्हाई मॉस्किटोज आर कंसिडर्ड वन ऑफ द डेडलीस्ट लाइव क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट। अब डेडलीस्ट दिया हुआ है, वन ऑफ द डेडलीस्ट लाइव क्रिएचर्स ऑन द प्लेनेट, और इसका आंसर पूछा गया था किसी लाइन में, क्वेश्चन में पूछा गया था ना डेडलीस्ट का मतलब क्या होता है, कहाँ था? हाँ, ये दिया हुआ है। ये देखा आपको डेडलीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, sir. Yes, sir. which of the following word is similar to the deadliest as mentioned in the passage given below, passage given above। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेडलीस्ट का मीनिंग निकालना था। तो आप ये देखो यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ है, ये एक लाइन में आपको मतलब आगे पीछे वर्ड पढ़ के बता दोगे या पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा डेडलीस्ट मीनिंग निकालने के लिए? सर उसी लाइन को पढ़ेंगे तो हो सकता है निकल जाएगी हाँ, मीनिंग। निकल जाएगा, तो वही बोल रहा हूँ मैं। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है पैराग्राफ का, जो एंटोनिम सिनोनिम्स होता है या इडियम फ्रेज जो बोल्ड लेटर दिया रहता है ना, उसको निकालना सबसे आसान होता है। तो लास्ट मोमेंट पे आपका 20 मिनट खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है आपके पास और आपने पूरा पेपर बाकी सॉल्व कर लिया है। तो इसको इसमें से कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए हमको? बोल्ड लेटर वाले, क्योंकि अब पैराग्राफ पढ़ने का टाइम तो नहीं होगा हमारे पास। अगर टाइम मैनेजमेंट थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो पैराग्राफ पढ़ने का टाइम निकल जाता है। बट पैराग्राफ पढ़ने के बाद वो 7 क्वेश्चन करना इतना आसान मत समझना, पैराग्राफ बहुत टफ आते हैं कई बार। खैर क्लरिकल का तो थोड़ा आसान रहता है, पीओ का थोड़ा टफ होता है, लेकिन बेटर होता है यदि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ पाओ तो। और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो टाइम बांटना पड़ेगा, कैसे बांटना है? 4 मिनट हो गया आपका क्लोज पैसेज के लिए, आप चाहो तो लिख लो 4 मिनट हो गया क्लोज पैसेज के लिए, क्योंकि 20 मिनट का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 मिनट क्लोज पैसेज, ठीक है, 4 मिनट आपका वो क्या नाम है, रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, हाँ पैराजंबल या रीअरेंजमेंट बोलो, जो भी बोल लो आप। 4 मिनट क्लोज पैसेज, 4 मिनट पैराजंबल, 4 मिनट में बाकी पूरा ग्रामर। कितने मिनट हो गए? 16, 12 और 8 मिनट पैराग्राफ का। तो जाके आप हेल्दी तरीके से पेपर देख के आते हो पूरा। अब इसमें जो नहीं बन रहा है छोड़ना भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं सारे करके जाने 30 के 30, 30 आउट ऑफ 30 लाने मत पहुंच जाना इंग्लिश में। समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर। तो दिस इज द एक्चुअल डिवीजन। Yes, sir. और ये डिवीजन को जो कोई फॉलो कर लेता है तो पूरा पैराग्राफ, पूरा पैसेज इंग्लिश का प्रॉपर पेपर होके आता है। इस डिवीजन में कहीं भी ऊपर नीचे होगा तो जो आपका पैराग्राफ का 8 मिनट है उसी में से खींचोगे टाइम आप, ये मान के चलना। तो पैराग्राफ आपको करने का उतना ही कम टाइम मिलेगा। तो पैराग्राफ पढ़ने में आपका 2-3 मिनट लग जाएगा कम से कम, अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो तो। फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो 1 मिनट 2 मिनट लग जाएगा, तो 4 मिनट तो उसको पढ़ने में चला जाएगा। फिर 4 मिनट तो चाहिए ना 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दोबारा ऊपर जाना आना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? तो 8 मिनट चाहिए रहता है उसको करने के लिए। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, पहला पैराग्राफ आएगा, बाद में लास्ट हाँ, में क्लोज टेस्ट। ऐसे ही है। नहीं, क्लोज टेस्ट का पोजीशन बीच में भी हो सकता है। पैराजंबल नॉर्मली पैराजंबल पहले आता है, फिर क्लोज टेस्ट आता है, और बीच में कई बार फिल इन द ब्लैंक्स भी देते हैं वो लोग। एक एक क्वेश्चन देख के जाने का। हाँ, एक एक क्वेश्चन देखते हुए जाने का। और सबसे पहले आप क्लोज पैसेज पे पहुंच जाओ, क्लोज पैसेज कहाँ दिया है, तो उसके बाद पैराजंबल पहुंच जाओ। क्योंकि क्या होता है पैराजंबल आप लास्ट में रखोगे ना तो वो ऑलरेडी जंबल दिया हुआ है और जंबल हो जाता है, आपको लगता है टाइम खत्म होने वाला है, तो जंबल में आपको समझ में नहीं आता है कौन सा पहले, उल्टा पुल्टा टिक मार देते हो आप। तो वहां पे कंसंट्रेशन स्ट्रांग चाहिए। और यहाँ पैराग्राफ है। सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा होता है किसी भी इंग्लिश के एग्जाम में, आपको पता है? सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा होता है? लेटर्स, स्पेलिंग्स का। नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन जो आप इंग्लिश में पूछा जाता है वो पैराग्राफ ही होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर उसी पेपर में दिया रहता है। बट उसके लिए इंग्लिश आना जरूरी है, नहीं तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। जिसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर उसी में दिया रहता है। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या कुछ? बाकी सबके आंसर हमको निकालने पड़ते हैं, इसके आंसर इसी में से ढूंढना है खाली हमको। बस ये है कि हमारे इंग्लिश की रीडिंग हैबिट होगी तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, और रीडिंग हैबिट नहीं है तो समझ में नहीं आता है, पता नहीं किसका आंसर क्या होगा। ये थोड़े थोड़े चीजों में कंफ्यूज कर देते हैं हमको। समझ में आया आपको? इसलिए इसको हम लोग लास्ट में कर सकते हैं पहले आपको,
ओके सर। तो पैसेज है, पैराजंबल है, लास्ट में हम कर ही नहीं पाएंगे। लास्ट में हमारा अगर 2 मिनट बचा है तो पैराजंबल में क्या कर लोगे बताओ आप? आपको 2 मिनट बैठना ही पड़ेगा टाइम पास करने के लिए। बट पैराग्राफ में आप कर सकते हो, एक लाइन पढ़ी आपने, उसका आंसर ढूंढा, बस निकाल दिया और टिक मार दिया इसका आंसर ये है। या वन लाइनर वाला भी कर सकते हो, लेकिन वन लाइनर के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि वो हमारा स्कोरिंग होता है। हमको मिनिमम पासिंग मार्क्स तो चाहिए ना, पास मार्क्स चाहिए ना हमको कम से कम इंग्लिश में। तो वो जो था पहले के जो क्वेश्चन पेपर बताया मैंने, उसमें स्कोर कर सकते हो आप, भाई 15 नंबर से ऊपर पहुंच जाओगे आप। और पैराग्राफ करने के बाद आपको डिसाइड होगा कि भाई 22-23 नंबर होंगे या आपके 16-17 नंबर होंगे। इंग्लिश में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 20 के आसपास नंबर लेके आओ, बस काफी है, मोर देन सफिशिएंट है 30 में से। मैथ्स में आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 25 के आसपास नंबर लेके आओ, मोर देन सफिशिएंट है। और रीजनिंग में एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कम से कम नियर अबाउट 30 जाओ, तो रीजनिंग बहुत आसान होता है। प्री में बता रहा हूँ, प्री में तो 30 के आसपास, 35 में से 30 के आसपास रीजनिंग में, मतलब 27-28 वैसा जाओ। मैथ्स में 25-26 और इंग्लिश में 20। कितने हो गए मार्क्स टोटल आपके? 75. 75। इससे ऊपर कट ऑफ तो कभी नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना फिर। समझा कि नहीं समझा आपको? मतलब 70 तो आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करके आना है एग्जाम में 70 से 75 के बीच में करके आना है। कट ऑफ जाता है 65-66। तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे तो करके नहीं आओगे ना कि 65 भी करके आया हूं मैं, तो पता चला 64.25 हो गया तो पता चला आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, 0.25 से रह गए आप। तो बेटर होगा कि आपको क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करके आना है एग्जाम में प्रॉपर तरीके से। इंग्लिश में इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग प्री में कितने करके आने हैं? क्या एवरेज होना चाहिए आपका? एवरेज इट शुड बी बिटवीन 70 to 75 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपके, प्रॉपर सोच समझ के। और बाकी ये जो 25 क्वेश्चन है वो क्या करना है आपको? स्किप करना है, छोड़ना है एग्जाम में। अभी 25 क्वेश्चन कौन से होंगे जहां पे आपको डाउट होगा या आपका टाइम खत्म हो गया होगा। तो समझा आपको? समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। और कुछ आपको इंग्लिश में पूछना है, डाउट वगैरह तो पूछ सकते हो आप। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, नो सोनर का यूज कहाँ पे करते, कैसे करते वो बता दीजिए ना। किसका? नो सोनर का मैंने एक बार ये पेपर सॉल्व कर रही थी तो उसमें ऐसा डाउट आया था, तो वो नो सुनर का? हाँ सर। देखो नो सुनर के बाद देन लगाते हैं नॉर्मली हम लोग, नो सुनर देन, ठीक है? THAN ना सर? हाँ THAN। कभी भी कंजंक्शन की बात करेंगे तो THAN होता है, कंपैरिजन की बात करें तो THAN होता है। बाकी टीम चलता है नो सुनर देन। नॉर्मली अपने बचपन में एक सेंटेंस पढ़ा होगा, याद होगा आपको, डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन चली गई। तो नो सुनर देन का मतलब होता है जैसे ही पहुंचा वैसे ही, जैसे ही वैसे ही के लिए यूज करते हैं नो सुनर देन। तो नो सुनर देन जो होता है, नो सुनर जो होता है दिस इज एन एडवर्ब। नो सुनर क्या होता है? एडवर्ब होता है। और एक रूल है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। एडवर्ब का एक रूल है जिसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन, INVERSION। बताया भी है सर बीच में मैंने क्लास में। इन्वर्जन कहते हैं उसको। इन्वर्जन का मतलब होता है, नॉर्मल सेंटेंस हमारा कैसा होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है, राइट? नॉर्मल सेंटेंस कैसा होता है? पहले क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब देन क्या होता है? देन ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यदि आपका सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो क्या होता है? पहले एडवर्ब, तो नो सुनर क्या हो गया? एडवर्ब। उसके बाद क्या होना चाहिए? फिर वर्ब। उसके बाद क्या होता है? वर्ब। उसके बाद होता है सब्जेक्ट। मतलब यहाँ उल्टा हो जाता है, नॉर्मली सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, बट अगर सेंटेंस एडवर्ब शुरू होता है तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है। और यदि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिया है तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, यदि नॉर्मल एडवर्ब है तो। और एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो ये हम लोग इन्वर्जन वाले केस में पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में सब चीजें। बट नो सुनने के बाद देन लगता है, ध्यान रखना आप। और नो सुनने के बाद दो टाइप सेंटेंस बनते हैं। नो सुनने के बाद या तो डिड वाला बनता है। डिफरेंस क्या होता है? नो सुनने के बाद डिड लगता है और एक बार नो सुनने के बाद हैड लगता है। यदि नो सुनने के बाद डिड लगा है
तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, क्यों डिड के बाद डिड, डू, इन सबका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और नो सूनर हैड होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन या रीच द स्टेशन होगा, क्या आएगा? मतलब नो सूनर डिड आई विजिट होगा या विजिटेड होगा? विजिट। विजिट होगा। क्यों विजिट होगा? विजिट होगा। क्यों विजिट होगा? डिड लगा है। तो डू, डज, डिड इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और नो सुना हैड आई आएगा तो क्या आएगा? नो सुना हैड आई विजिटेड आएगा या विजिट आएगा? विजिटेड आएगा, क्योंकि हैड लगा है तो विजिटेड होगा। तो पहले तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये एरर आता है कि वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है डिड के साथ, और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। दूसरा आता है एरर आपका वो THEN और THAN वाला, जो बाद वाले स्ट्रक्चर में आता है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव, तो THEN कर देते हैं देन की जगह पे, ये व्हेन द ट्रेन अराइव कर देते हैं। तो व्हेन नहीं आया, क्या आएगा? THEN की जगह पे THAN आएगा। THAN आएगा। एक तो ये ध्यान रखना। तीसरा एरर आता है इस क्वेश्चन में, नो सूनर डिड आई रीच नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन की जगह लिख देते हैं नो सूनर आई हैड रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव। तो नो सुना आई हैड नहीं होगा, नो सुना हैड आई होगा, वो ध्यान देना आप। पहले हैड फिर उसके बाद आई आएगा, आई हैड नहीं होगा, क्योंकि आपके आगे नो सुनर लगा, एडवर्ब लगा है। तो एडवर्ब लगा है तो उल्टा करना पड़ेगा, वर्ब पहले आएगा बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो नो सुना हैड आई आएगा या नो सुना आई हैड आएगा? हैड आई। हेलो, हाँ हेमंत बोलो। सर हेड आएगा। हैड आई आएगा। समझ में आएगा नहीं आया आपको? हाँ सर। हाँ सर, समझा सर। समझा ना? तो ये तीन टाइप के एरर आते हैं इसमें, ये वाले क्वेश्चन में जो आपने पूछा मुझसे। और कुछ? सर एक क्वेश्चन में और डाउट था। हाँ बोलो। Rama can solve reasoning good than that girl who sits beside you. क्या एक मिनट फिर से बोलो। Rama can solve reasoning good than that girl who sits beside you. इसमें एरर कौन से सेगमेंट में? who sits besides you Beside होगा। you. who sits तो beside you। इसमें तीन सेगमेंट दिए। Rama can solve reasoning good than that girl who sits beside you. इसमें से किस में एरर है या फिर नो एरर? who sits आएगा, sit नहीं आएगा। सिट्स ही है लिखा हुआ, नहीं, SIT sits लिखा हुआ। S लगा है क्या उसमें? sits के हाँ लगा है लगा है ना? हाँ वही, क्योंकि आपने sit बोला था इसलिए मुझे लगा आपको कि वहाँ sits नहीं। आना चाहिए। तो Rama ऐसा can नहीं है। solve reasoning good than that girl sits beside you. ना, तो यहाँ पे देखो आप एक चीज बताओ, देन लगा ना THN देन, तो हाँ, देन तो का मतलब क्या good होता नहीं है? आना चाहिए ना। कंपैरिजन होता है। देन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन है। Comparison. और गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है या हाँ। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है? पॉजिटिव। फर्स्ट वाला डिग्री पॉजिटिव है। डिग्री एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव हाँ। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ देन कैसे लगा सकते हो आप? वही तो क्या तो आना चाहिए? इसमें better है। जो गुड देन दैट गर्ल वो वाला सेगमेंट रॉन्ग है ना? हाँ, मतलब आपको पर ऐसा आएगा इसमें आंसर में ऐसा दिया है कि रामा कैन सॉल्व रीजनिंग रॉन्ग है, वो इसीलिए मैं पूछ नहीं रही नहीं, थी। रामा कैन सॉल्व रीजनिंग गलत नहीं वो है, तो वो सही राइट ही है ना, उसमें वो तो कुछ राइट है। यहाँ प्रॉब्लम पे ही नहीं है ना। बेटर होगा, बेटर देन। हाँ तो फिर Good then सेकंड नहीं वाले होगा। में ही मार्क करना पड़ेगा ना कि हाँ बेटर आएगा, क्योंकि wrong आपको क्या कंपैरिजन कर रहे हो ना, देन लगा रहे हो, देन लगा रहे हो तो गुड नहीं आएगा, बेटर आएगा। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, बेटर कंपैरेटिव होता है, और बेस्ट जो होता है सुपरलेटिव होता है। हाँ मैंने भी वही किया था, बट आंसर में लिखा था कि रामा कैन सॉल्व रीजनिंग में मिस्टेक है, तो आई वाज नहीं, लाइक रामा कैन सॉल्व रीजनिंग में क्या गलती है? आई कैन आल्सो सॉल्व रीजनिंग। ऐसी इवन रोहित सर प्रॉब्लम आती है कि सेंटेंस का कौन सा सेगमेंट एरर है, क्योंकि वो एक समझ जाता है बट वो जब सेगमेंट देते हैं तब थोड़ा सा प्रॉब्लम। नहीं वो तो हम लोग सॉल्व करते ही है ना, आप लोग सॉल्व करवाए है ना मैंने क्वेश्चंस वगैरह। आपने कभी सॉल्व किया नहीं किया मेरे साथ क्वेश्चंस? किए सर सॉल्व वैसे तो देखा है ना आपने, वैसे आता है ना, टुकड़े टुकड़ों में आता है। हाँ तो वैसे ही है वो। देखो टाइपिंग एरर हो सकता है। आपने कहाँ सॉल्व किया क्वेश्चन? ग्रेड अप से। ग्रेड अप है ना? तो हाँ, तो वो देखो क्या बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन जो लोग मतलब जो आंसर्स लिख के दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। इवन जो अरिहंत की बुक्स आती है, जो और भी मार्केट में बुक्स आती है, बैंक की बुक्स आती है, मैंने हर बुक में गलतियां निकाल सकता हूँ। इवन मेरी खुद की किताबों में गलतियां हैं, मैं साफ कह रहा हूँ आपको। क्योंकि हम लोग जब टाइप कराते हैं ना, तो हम लोग पढ़ाते कुछ और है, और जब टाइप करता है बंदा तो वो टाइपिंग अपने हिसाब से करता है। करेक्शन पूरा एरर फ्री पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो दोबारा चेक करना, हर चीज प्रॉपर नहीं हो पाता कई बार। तो आप 100% रिलाई नहीं कर सकते कि जो आपको जो मटेरियल मिल रहा है उसमें टाइपिंग एरर। हाँ, पढ़ाते समय मेरे से गलती जो होगी गारंटी है मेरी। आप क्वेश्चन लेके आओ, उसका जो आंसर मैं बताऊंगा वो गलत नहीं होगा, दैट आई कैन एश्योर यू, क्योंकि वो मैं खुद बता रहा हूँ। बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एक आध कभी गलती हो सकती है, बट नॉर्मली आज तक होती नहीं। ठीक है, हम घमंड नहीं कर सकते कि हमसे गलती होगी ही नहीं कभी। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो टू आर इज ह्यूमन एक कहावत है, गलती इंसान से होती है, बट
नॉर्मली इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता नहीं है कि मेरे से कोई गलती होती है। मैं ध्यान रखता हूँ चीजों के, और बाई चांस अगर गलती होगी भी तो वो जल्दीबाजी में हो सकती है। ठीक है, बाकी लॉजिक के साथ ही आंसर देता हूँ मैं, कभी भी देता हूँ तो ऐसा नहीं कि इसका आंसर यही लग रहा मुझे, ऐसा वाला हिसाब नहीं। जैसे अभी आप लोग सॉल्व करते हो कैसे करते हो, ये वाला आंसर लग रहा है तो मेरा लग रहा है के हिसाब से नहीं जाता हूँ, मैं उसके पीछे रीजन ढूंढता हूँ, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे ग्रामेटिकल रूल क्या है इसके पीछे, बिकॉज आई नो नियर अबाउट 100% ग्रामेटिकल रूल्स मुझे याद है, इससे दिक्कत नहीं होती मुझे। आपको भी धीरे धीरे करते करते हो जाएगा, आ जाएगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट, एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट कि एग्जाम में क्या No, करना sir. चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसी को लग रहा है पूछना है? सर SSC CHSL का भी पैटर्न यही होगा, सेम टू सेम? पैटर्न CHSL का थोड़ा आसान होता है मैडम, इससे आसान होता है, थोड़ा डिफरेंट। क्लॉज टेस्ट होगा बट नहीं इजी होगा नहीं नहीं, थोड़ा डिफरेंट होता है उसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, मेनिया फोबिया सब के वर्ड से पूछे जाते हैं जो बैंकिंग में कभी नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पे एंटोनी सिनोनिम डायरेक्ट आता है, थोड़ा डिफरेंस है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ले दूंगा मैं, इनका पेपर हो जाए तो उसके बाद SSC CHSL के हिसाब से लेने वाला हूँ। डेट आ गया ना किसका? CHSL का अगस्त में एग्जाम ऐसे आया शायद। हाँ तो इसका क्रैश कोर्स आज खत्म हो रहा है हमारा यहाँ पे बैंकिंग वालों का, ठीक है। इसके बाद एक क्रैश कोर्स होगा हमारा, वो SSC का होगा। ओके सर। तो क्रैश कोर्स चलते रहेंगे, आपको हमेशा पढ़ाता रह जाएंगे हम लोग, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं अभी आज की डेट, और अभी हम लोग संडे टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। अब आपका जो टॉपिक होगा हफ्ते भर में, या जो टॉपिक कंप्लीट होगा आपका हफ्ते 2 हफ्ते में, अब उस पर टेस्ट होंगे आपके 25 क्वेश्चन टेस्ट होंगे, ऑनलाइन होंगे टेस्ट आपको सॉल्व करना है और अपने ग्रुप में आंसर्स डालना है, आपको रिजल्ट डालना है, और आपको रिजल्ट भी आ जाएगा ऑन द स्पॉट। वी आर वर्किंग ऑन दैट। ये हफ्ते वीकली टेस्ट होगा अभी आपका। अभी ऑनलाइन टेस्ट आपको दे दिया गया है ना, ओवरऑल टेस्ट आपको मिला है ना, टेस्ट सीरीज मिला है ना सबको? मिला है ना, तो टेस्ट सीरीज तो आपको मिला ही है। अभी हम लोग पर्सनल टेस्ट भी लेंगे जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके बेस पे, टीचर्स खुद बना के देंगे आपको। सर टेस्ट सीरीज में बैंकिंग और इंश्योरेंस आता है, SSC का नहीं आता है? नहीं SSC का है ना मैडम, कैसी बात कर रहे हो आप? सबका उसमें आप उसमें देखो, आप उसमें लिखा रहेगा CHSL CGL लिखा रहेगा, अब सबका है उसमें, सारा है उसमें। तो एक काम करो, हर्षद आपको नहीं मिला ना तो आप एक बार तृप्ति मैम को पूछ लेना, वो बता देंगे। किसने दिया था आपको, तृप्ति मैम ने या ज्योति मैम ने? मैं सुनीता ज्योति मैम ने सर। ज्योति मैम, हाँ तो आप एक बार एक काम करना, तृप्ति मैम या हर्षिता मैम से नंबर है ना आपके पास? मेरे पास तृप्ति मैम का नंबर है। हाँ तो आप तृप्ति मैम से पूछ लेना, वो बता देंगे आपको, वो दिखेगा उसके अंदर पूरा दिखेगा आपको, SSC CHSL कहाँ पे बता देंगे आपको। और नहीं आया तो फिर भी आप मुझे फोन लगा देना, मैं बता दूंगा। अपना सर क्या? हाँ ऐप जो है अपना फोकस FOCUS focus gov.com है, उस पर आप जाओगे तो टेस्ट सीरीज दिखेगा, आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करो, डायरेक्ट अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपको मैम ने दिया डालो और आपका चालू हो जाएगा। सर क्या बोला, रिपीट करना? मैंने बोला फोकस गवर्नमेंट जॉब, FOCUS फोकस GOV, गवर्नमेंट का GOV, गवर्नमेंट पूरा वर्ड नहीं, GOV.com, ये हमारी वेबसाइट है। आप इस पे जाओ, जो 4 लाइनें, अगर मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो मोबाइल पे देखना, आपका ऊपर में 4 लाइनें आती है ना अबाउट अस और वो सब वाली, उस पर क्लिक करो, वहाँ पे टेस्ट सीरीज वो स्क्रॉल करो ऊपर, जहाँ टेस्ट सीरीज आएगा वहाँ क्लिक करो, आप सीधे डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, जो मैम ने आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया होगा वो आप डालो और आपका टेस्ट सीरीज सामने ओपन हो जाएगा पूरा, SSC बैंक रेलवे SSC RBI सबका आ जाएगा। और आपका टॉपिक टेस्ट भी है उसके अंदर, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी सॉल्व कर सकते हो, ऑन द स्पॉट आंसर आएगा उसमें सबमिट करने पे। और आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा, एनालिसिस भी है उसके अंदर कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, आपका परफॉर्मेंस क्या है। आप अपनी हिस्ट्री भी देख सकते हो कि पहले क्या परफॉर्मेंस था, अभी कितना परफॉर्मेंस बढ़ा है मेरा, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। चलो फिर ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एग्जाम दे के आओ, थैंक यू सर। ज्यादा पजल्ड मत होना, आराम से पेशेंटली एग्जाम देना, ठीक है। कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ और डाउट है आप लोगों को? नो सर। और इंग्लिश में सबसे बेस्ट क्या, इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट क्या है, क्या बताया मैंने आपको? न्यूज़पेपर, रीडिंग हैबिट, न्यूज़पेपर नहीं, रीडिंग हैबिट, चाहे आप ब्लॉग पढ़ो, चाहे मोबाइल में कोई न्यूज पढ़ो, या कुछ भी पढ़ो, जो भी पढ़ोगे आपके एग्जाम में काम आने वाला है। हाँ कुछ भी पढ़ो आप, कुछ भी थ्योरी पढ़ने की आदत डालो आप,
बुक्स पढ़ने की आदत डालो, रीडिंग हैबिट डालो। रीडिंग आपको ऐसे नहीं सिर्फ पेपर का ही पढ़ना है, कुछ भी पढ़ो, मैगजीन का पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सर पढ़ना बुक है, भी इंग्लिश का रीड मटेरियल। कर ही सकते हैं ना सर? हाँ बुक भी रीड कर सकते हो मैम, हर जगह 2 के बाद बार का फॉर्म दिखेगा ना लगता हुआ, क्यों टेंशन ले रहे हाँ हो? सर। एग्जाम में सब कुछ काम आता है, ऐसा थोड़ी कि इकोनॉमिक टाइम्स ही आने वाला है एग्जाम में, Yes, वो सिर्फ sir. पैराग्राफ में हेल्प करता है इकोनॉमिक टाइम्स, बाकी सब जगह तो आपको नॉर्मल इंग्लिश होती है। आप देखो ना क्लोज पैसेज है या बाकी जो क्वेश्चन थे आपके उसमें तो नॉर्मल इंग्लिश थी ना, वहाँ इकोनॉमिक्स था क्या? नो सर। तो वही बोलो, खाली इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने से थोड़ी काम हो जाएगा, आपको वर्सेटाइल पढ़ना पड़ेगा। स्टडी लाइक इकोनॉमिक टाइम्स ऑल्सो, आपको कभी मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, कभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग चीजें हैं, सब पढ़ना है आपको। सर जैसे हम बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों के बुक हम रीड करते हैं तो भी ठीक है ना सर? हाँ, वो भी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ा करो, बच्चों को बुक थोड़ा नहीं बच्चों को बिल्कुल बुक ही छोटे होता ना, है। 8th 9th 10th के बच्चे ऐसा, तो उनकी हाँ इंग्लिश, उनके इंग्लिश तो हिस्ट्री, नॉर्मल ही होते हैं। सिविक्स, हाँ ज्योग्राफी सारे हाँ हाँ सब्जेक्ट, ये सारी हाँ चीजें। हाँ सारे सब्जेक्ट जो इंग्लिश पढ़ते हो वो तो वही है ना, इंग्लिश यहाँ पे देखो ना, वही सब चीजें तो काम आती हैं, हाँ सर वही। है ना? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश के लिए आप कुछ भी मटेरियल पढ़ सकते हो, आप बायोलॉजी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, वर्सेटाइल पढ़ो आप। हाँ सर वही साइंस और वो हाँ सारी साइंस, चीजें। जो भी आपका कमजोर है वो चीज पढ़ा करो ना। अगर आपको लग रहा है मेरा इकोनॉमिक्स कमजोर है तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक्स फील्ड का नहीं हो तो आप बीएससी वाले हो, मैथ्स वाले हो, तो यदि आप मैथ्स वाले हो तो इकोनॉमिक्स पढ़ो, यदि आप इकोनॉमिक्स वाले हो तो आप फिर आप साइंस पढ़ो, थोड़ा सा साइंस वाले पैराग्राफ पढ़ोगे, साइंस वाले पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आएंगे वहाँ पे एग्जाम में, साइंस टेक्नोलॉजी बायोलॉजी वाले, है ना? कि पॉलिनेशन वगैरह आपको नहीं पता ना, लेकिन अगर कोई साइंस वाले स्टूडेंट पॉलिनेशन, उसको पता है पॉलिनेशन क्या होता है, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको थोड़ा साइंस वाला पढ़ना पड़ेगा, तो आप अपने वर्सेटाइल पढ़ो, जो सारे सब्जेक्ट के होते हैं ना उसको तो आप पढ़ पाओ आप, हाँ सर मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, मुझे जो पढ़ाना आपके रहता है सब्जेक्ट ना है वो तो तो आप इसके पढ़ते लिए मैं ही सब हो। कुछ पढ़ती हूँ। हाँ हाँ सर। हाँ तो आपको हेल्प करेगा वो चीज आपको, हाँ सर इसीलिए मैंने ठीक है? बच्चों के ट्यूशन लेने चलो स्टार्ट भी कर दी। चलिए ओके अच्छी सर, बाय सर। बात है। ओके ओके देन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एग्जाम लिख के आना, है थैंक ना? यू सर। ओके बाय।